नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर, रोज की तरह। नमस्ते सर। और मेरे साथ आज हैं कमलेश जी, कमलेश शाह, जो कि है एक्स बैंकर एंड कस्टोडियन। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच नमस्कार प्रिया प्रिया जी। जी, कमलेश जी। नमस्ते सेठी सर, नमस्ते प्रिया जी, कैसे हो आप दोनों? बढ़िया हम लोग सर। ठीक हैं। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो सर। अम, तो सर हम पहले मार्केट देख लेते हैं रोज की तरह। आज गिरावट दिखी है मार्केट में। फिर जी। से 600 पॉइंट नीचे है। 625। सेंसेक्स इज डाउन बाय 625 एट 81,682। और निफ्टी 191 पॉइंट्स नीचे है, 25,098। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: HDFC बैंक, इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन, ICICI बैंक एंड रिलायंस. Top five gainers: Dr. Reddy's Lab, Asian Paints, HUL, Tech Mahindra, and TCS. Top five losers: Adani Enterprise, Eternal, Adani Port, Interglobe Aviation, and Geo Financial. सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल, दीज वर अप बाय 0.5% ईच। जबकि मीडिया, रियल्टी, पावर, ये सारे नीचे रहे 102%। बीएसई मिड कैप इंडेक्स नीचे है बाय 0.6% एंड स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन बाय 1%। आज सुबह के हाई से 500 पॉइंट नीचे नजर आया है। और द की फैक्टर्स बिहाइंड द मार्केट डिक्लाइन इज एफआईआई आउटफ्लोज, जो कि लगातार जारी है कई समय से। क्वार्टरली अर्निंग्स जो है वो भी थोड़े वीक आ रहे हैं, खास करके आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इनके भी काफी वीक आए हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन। क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, गेन है। तो ब्रेंट क्रूड जो है 0.8% ऊपर है, तो USD 64.57 पर बैरल। एंड ऑफ कोर्स द जियो पोलिटिकल कंसर्न, जो कि काफी समय से जारी है। इसमें हमने हल्का सा देखा कि इट इज गेटिंग बेटर, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो टैरिफ की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगेंस्ट यूरोप ही इज गोइंग टू बी लिटिल लीनियंट। एंड ग्रीनलैंड की तरफ जो फोर्स उन्होंने भेजी है, ये रूल। तो ये सब कारण है कि बाजार वॉलेटाइल है। तो कमलेश जी, विल टेक योर कमेंट्स ऑन द मार्केट फर्स्ट एंड देन वी मूव ऑन टू टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स। या प्रिया जी, अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। और मार्केट का एज ऑफ नाउ मैं भी देख रहा हूँ, करीबन 712 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है अभी। जी। और प्रिया जी, ये आपने जो अभी रिमार्क में बताया, ओपनिंग रिमार्क में, वन ऑफ द हम्म। मेजर फैक्टर वही है कि जी। पिछले कई दिनों से हम्म। एफ आई आई नेट सेलर रहे हैं। मार्केट में हम्म। सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जी। साइमल्टेनियसली मैं देख रहा हूँ कि कुछ ट्रेडर्स, रिटेलर्स कहिए, वो भी हम्म। मार्केट से थोड़ा एक्टिव नहीं है, ये कह सकते हैं। दे आर नॉट हम्म। द पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट दिस डेज। तो वॉल्यूम भी थोड़ा कम हुआ है। और ये एक हम्म। चिंता का विषय है निश्चित रूप से, क्योंकि क्या हुआ है, हम जो सारे फाइनेंशियल मार्केट से, सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, वो पिछले हम्म। जो 4-6 महीने से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो अपना एफटीए साइन होना बाकी है, वो हो हम्म। जाएगा। लेकिन वो और एक अनिश्चितताओं की ओर आगे बढ़ रहा है। और हम्म। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब जो मार्केट का दौर है ना, ये दौर में हम्म। एक लंबा सा करेक्शन जैसा अभी तो हम देख ही रहे हैं। और आगे भी हम्म। शायद हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो मैं तो हम्म। यही कहूंगा कि जो छोटे निवेशक हो गए ना, उनके लिए हम्म। ये एक वेट एंड वॉच का टाइम है। और जो हमेशा हम कहते हैं वही हम पहले रिपीट करेंगे, कि अगर ये मार्केट में फिलहाल अगर आप कोई स्क्रिप्ट में निवेश कर रहे हो, तो आप अपने हम्म। फाइनेंशियल प्लानर से भी रजिस्टर्ड जो कंसल्टेंट है, उनकी ओपिनियन, राय लेके ही निवेश करना चाहिए। फिलहाल हम्म। इट्स अ टाइम टू वेट एंड वॉच फॉर इन्वेस्टर्स। जी। सर हम देख रहे हैं कि रूपी भी लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है, और अभी रिकॉर्ड लो पे गया एट 91.7 पर US डॉलर इन दिस मंथ इन जनवरी। तो क्या रीजन है कि रूपी लगातार गिर रहा है? प्रिया जी, रुपये का जो मेजर कारण मुझे लग रहा है ना, वो हम्म। यही है कि पिछले कई दिनों से, या तो मैं ये कह सकता हूँ कई हफ्तों से, एफ आई आई नेट सेलर है। दे आर रिपेट्रिएटिंग द फंड्स। रिपेट्रिएशन होता है तो ऑब्वियसली डॉलर हम्म। की डिमांड बढ़ती है।
तो डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से ही ये एक कारण है कि रुपी थोड़ा वीक हुआ है। और आप बोले वही 91.7 के आसपास हम रुपी को देख रहे हैं। और ये जब तक मुझे लगता है कि एफआईआई का सेलिंग प्रेशर बंद नहीं होगा, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। और मेरा अपना ये मानना है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि डॉलर 92 भी हमको नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और दूसरा एक रीजन मुझे ये लग रहा है कि आरबीआई जिस तरह से इंटरवीन करना चाहिए अभी, उतनी बड़ी जी मात्रा में इंटरवीन नहीं कर रहा है। अगर वो करते तो शायद हम 91 90 के आसपास ये होता। लेकिन अब ये मार्केट का अपना एक कॉल है, आरबीआई का अपना एक कॉल है, मैं सोचता हूँ। और मुझे तो ये जी भी लग रहा है प्रिया जी कि शायद अगर ये सिचुएशन अभी ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, टैरिफ की वजह से हर कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है, तो शायद आने वाले दिनों में मुझे तो ये लग रहा है कि टू बेनिफिट अवर एक्सपोर्टर, शायद आरबीआई भी ये सोच सकती है अपनी करेंसी को कुछ हद तक डिवैल्यूएट करने की। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए प्रिया जी है ना, मुझे लगता है कि ये रुपी का थोड़ा इस समय वीक होगा। और हाँ, ये डॉलर का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जब तक एफआईआई का सेलिंग बंद नहीं होता और नया इन्वेस्टमेंट नहीं आता, मुझे लगता है सिचुएशन ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगी। सर, हम एफआईआई की तरफ से सेलिंग देख रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं कि दे आर टारगेटेड द मोस्ट? क्योंकि हमने सेल ऑफ जो देखा है 1.66 लाख करोड़ का देखा है in 2025 and it still continues this year. So any particular sectors that are facing losses or sell-offs? प्रिया जी, या प्रिया जी, फ्रैंकली मेरे पास है ना सेक्टर वाइज डेटा नहीं है, तो इट वुड बी हम्म डिफिकल्ट टू कमेंट कि वेदर विच हम्म सेक्टर इज इम्पैक्टिंग मोर। लेकिन अगर आप मुझे पूछे ना, तो मैं ये कहूँगा कि दो तीन सेक्टर मेरे मुझे जो लग रहा है जिसमें सेलिंग प्रेशर है, उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में जी काफी सेलिंग प्रेशर रहा है। सेकेंडली एफएमसीजी जो है, एफएमसीजी में भी सेल हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि अक्रॉस द बोर्ड वो सेल कर रहे हैं। कोई सेक्टर में कम होगा, किसी सेक्टर में ज्यादा होगा। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, आईटी जो है, मुझे लगता है उसमें प्रेशर ज्यादा है। तो सर, एफआईआई सेलिंग्स देखें और रुपी का वीकनेस देखें, तो उसमें आरबीआई किस हद तक इंटरवीन कर रही है एंड हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग टू इट? प्रिया जी देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है, बस दो पॉइंट किए हैं। पॉइंट नंबर वन हम्म जो बोला कि एफआईआई सेल, तो एफआईआई सेल के लिए है ना, मैं नहीं मानता कि उसमें आरबीआई का अपना कोई रोल होता है। आरबीआई उसमें कुछ कर नहीं सकती। उसमें अगर किसी हम्म को कुछ करना होगा तो भारत सरकार को करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हम्म फाइनेंस को करना होगा। अब ये हम्म जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करता हूँ ना, तो उसमें ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में बजट आ रहा है, तो बजट के हम्म अंदर इंसेंटिव्स एफआईएस के लिए दे, मार्केट थोड़ा लिक्रेटिव बनाए एफआईएस के लिए, वो कुछ पॉलिसी चेंजेस हो, उनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टैक्सेशन के ऊपर कुछ चेंजेस हो, या कुछ ऐसी यूजर फ्रेंडली, जैसे हम कहते हैं, तो वैसे एफआईआई फ्रेंडली कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट हो, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में आए। उस प्रकार का हम्म अनाउंसमेंट वित्त मंत्रालय से, भारत सरकार की ओर से होगा बजट में, तो मुझे हम्म लगता है हम्म कि एक एफआईआर फिर से इंडिया में आ सकते हैं। देखिए, उनका हम्म वापस आना तो निश्चित है, लेकिन कब आएंगे ये कहना मुश्किल है। इस बजट में अगर कोई ऐसी पॉजिटिव अनाउंसमेंट होती है, तो मुझे लगता है कि हम्म, एफआईआई कैन कम बैक इन द इंडियन मार्केट अगेन। जी। तो सर, बजट 2026 को लेके व्हाट डू यू थिंक, व्हाट फिस्कल मेजर्स आर एंटिसिपेटेड इन द कमिंग बजट, खास करके रुपी पर जो प्रेशर है उसको लेकर? प्रिया जी, रुपये के ऊपर जो प्रेशर है ना, that point will always be I believe हम्म should be consideration for the finance minister and the government. Uh, हम्म लेकिन जो मैंने अभी कहा ना कि जिस प्रकार से अपना यूएस के साथ एफटीए साइन अब तक हुआ नहीं है, तो क्या हुआ है कि हम्म अपने एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ी इम्पैक्ट है, नहीं है ऐसा नहीं है। यूएस के ऊपर हम्म इम्पैक्ट हुई है अपनी,
बिकॉज ऑफ एफटीए हम्म, नहीं है। अब ये स्थिति में क्या हम्म, होगा कि जब रुपी वीक हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से अपने इंपोर्ट के ऊपर इसकी असर होती है। तो कभी कभी ये होता है, हम्म, पास्ट में भी हमने देखा है कि सरकार कुछ डिवेल्यूएशन करने का सोच सकती है। मुझे ऐसा हम्म, लग रहा है कि ये बजट में हम्म, या तो ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार हम्म, इसके ऊपर सोच सकती है कि हम्म, रुपये को कुछ हद तक डिवैल्यू किया जाए ताकि अपने एक्सपोर्टरों को भी उसका बेनिफिट मिले। ये एक संभावना मैं बजट में देखता हूँ। दूसरा मुझे हम्म, लग रहा है कि जहाँ तक टैक्सेशन इंडिविजुअल का सवाल है, कॉर्पोरेट हम्म, का सवाल है, तो पिछले हम्म, बजट में 12 लाख तक की तो लिमिट उन्होंने कर ही दी है। तो मैं सोचता हूँ हम्म, कि इंडिविजुअल के लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट इस बजट में हो ऐसा लगता नहीं है। हाँ, कॉर्पोरेट को कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट दे सकती है, ताकि क्या है, हम अब ये सोच रहे हैं कि भारत बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर हो जाए। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो कैसे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो, कैसे कैसे कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ स्वावलंबन की दिशा में भारत अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चालू करे। तो उस स्थिति के हम्म, अंदर मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट्स को कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव दे सकती है। और हम्म, वो एक मुझे लगता है समय की मांग भी है, क्योंकि भारतीय हम्म, उद्योगों को सुदृढ़ करना होगा, ताकि अगर हमारी अपनी ओन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और हमारे हम्म, इंटरनल सोर्सेस से ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो अपना स्वाभाविक रूप से इंपोर्ट कम होता है। उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बजट में ऐसी कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी जिससे हम्म, अपने इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिले। जी। सर, अभी खबर ये भी आई है आज कि इंडिया और ईयू के बीच में जो एफटीए साइन होने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीक शायद होगा। तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है? नहीं, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। और यूरोपियन यूनियन हम्म, कंट्रीज के साथ जो एफटीए साइन हुआ है, आगे भी जो कुछ चीजें कवर कर रहे हैं वो लोग, उससे हम्म, भारत के एक्सपोर्टरों को इंपोर्टरों को दोनों को व्यापार बढ़ेगा। हम्म, निश्चित रूप से एक्सपोर्टरों को भी अपॉर्चुनिटी वहां मिलेगी। इट्स अ गुड साइन। अब कैसा है प्रिया जी कि हमने पिछले 2-3 महीने में देखा कि हम्म, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसीज, उनके स्टेटमेंट जो है ना, उसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं है। हम्म, उनका वक्तव्य बदलते रहता है। तो ये हम्म, अब कहना, सच में कह रहा हूँ कि मैं नहीं, किसी के लिए भी ये कहना मुश्किल होगा कि कब यूएस के साथ अपना एफटीए साइन होगा, और होगा तो भी क्या, किस रेट के ऊपर टैरिफ तय हो सकती है अपनी। देखिए, इसमें अब क्या हुआ है, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी, अगर आपने ये मीडिया में देखा ही होगा कि ग्रीनलैंड हम्म, इश्यूज के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी। यूरोपियन यूनियन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं हम्म, उनके ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ लगा दूंगा। फ्रांस को हम्म, भी उन्होंने एक प्रकार की वार्निंग दी है कि फ्रांस भी हम्म, अगर समर्थन में नहीं होगा तो फ्रांस के ऊपर, स्पेशली फ्रांस पेमेंट फॉर द शैंपेन एंड वाइन, तो उनके एक्सपोर्ट के ऊपर 200% तक वो टैरिफ लगाएंगे। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है ना, उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है अक्रॉस द ग्लोब। पहले तो हम जियो पॉलिटिकल टेंशन में सिर्फ यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे थे, गाजा हम्म, और इसराइल का वॉर देख रहे थे। पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अब ये टैरिफ वॉर छेड़ दिया है पूरी दुनिया के हम्म, साथ, और जी। ग्रीनलैंड का इशू इशू है, तो ये सारी चीजें है ना, चिंताजनक है। मैं ये मानता हूँ, मेरा अपनी ये पर्सनल राय है कि आने वाला ये जो पर्टिकुलर ईयर है ना, 2026 विल बी फुल ऑफ चैलेंजेस, full of हम्म, issues, worries, और इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट से कि ये साल के अंदर दुनिया भर की इकोनॉमी के ऊपर और क्या इम्पेक्ट होगी। हम मैं इतना ही कह सकता हूँ, जहां तक हमारे देश का सवाल है, कि भारत एक अपनी इकोनॉमी थोड़ी सुदृढ़ स्थिति में है। हम्म। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कमलेश जी। जीडीपी के ग्रोथ की ओर से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के हम्म, एक देशों के साथ भारत ने अपने हम्म, व्यापारिक हम्म, रिश्ते बढ़ाए हैं। उन हम्म, कंट्रियों में, अगर आपने देखा हो तो यूएई के भी राष्ट्रपति अभी जो आके गए 2-3 दिन पहले, तो यूएई के साथ भी हम्म, हमारा व्यापार बढ़ेगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बढ़ेगा,
एशियन अनेक कंट्री से हम्म, बढ़ रहा है। ये सारी चीजों को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के ऊपर उतनी सारी इम्पैक्ट नहीं आएगी जितना अमेरिका सोचता होगा। और लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जितनी जल्दी ये यूएस के साथ भी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का फिर से स्टेटमेंट आया है, अगर आपने कल देखा हो तो, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे अच्छे मित्र है, बेहतरीन इंसान है, भारत के साथ हम बहुत अच्छा डील साइन करने जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत के साथ आज नहीं तो महीने 2 महीने में भी, लेकिन ये डील साइन होगा। और विश्व की जो आज अर्थव्यवस्था सारी बनी है, नो डाउट अबाउट इट, कि भारत एक डोमिनेंट प्लेयर है। भारत की अपनी एक ताकत है, वर्ल्ड की द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले दिनों में थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी होगी। तो इतना निश्चिंत रूप से कहूँगा कि भारत को बाकी दुनिया के देशों के साथ भी काम करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। इंडिया, भारत सरकार, भारत के उद्योजकों, इंडस्ट्रीज सारी अपनी तरह गियर अप हो रही है, नई मार्केटों को एक्सप्लोर कर रहा है। और वो सारी चीजों को देखते हुए 2026 चैलेंजिंग होगा, लेकिन वी विल बी कंफर्टेबल कंपेयरिंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी सर, यू के साथ जो डील साइन होगी उसका प्रेशर जो है वो अपने एक्सपोर्टर्स से कितना रिलीफ मिलेगा उनको इस डील साइन होने से, क्योंकि यूएस की तरफ से हम देख रहे हैं कि कब से हमारा ट्रेड वॉर चल रहा है। तो इज ईयू डील गोइंग टू ब्रिंग एनी रिलीफ फॉर देम? डेफिनेटली प्रिया जी, मैं कह सकता हूँ कि और एक्सपोर्टर्सों को रिलीफ होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर मैं गारमेंट्स की बात करूँ, टेक्सटाइल की बात करूँ, तो यूरोप में भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए मार्केट है। तो अगर ईयू के साथ एफटीए अपना साइन बहुत ही मैं कहूँगा कि मिनिमम टैरिफ पर ये होगा, वो होगा तो भी, तो उससे भारतीय एक्सपोर्टरों को बेनिफिट मिलेगा। यूरोपियन यूनियन का, खास करके मैं कहूँगा फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सारे कंट्रीज से मैं उम्मीद करता हूँ कि एफडीआई रूट से भी फंड आएगा, और एफपीआई में भी उनके निवेशकों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी सेठी सर, यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैंने वही सवाल है आपने जैसे पूछे हैं कि जी अभी इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट से। नहीं, मैं जो अभी था ना सेठी सर, कि मेरा ये मानना है मार्केट अभी वेट एंड वॉच के एक दौर से गुजर रहा है। इन्वेस्टर्स को काफी कॉशियसली मार्केट में अभी उतरना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वेयर द इंडेक्स इज गोइंग, उसको न देखते हुए इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर देखना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक का आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपके एडवाइजर से सलाह लेकर कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज देखिए, कंपनी के नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का प्रोजेक्ट होंगे उसको देखिए, कंपनी के बैलेंस शीट को स्टडी कीजिए। मैं इतना निश्चित रूप से कहूँगा, दौर कितना भी मुश्किल होगा ना, तो भी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो सर्वाइव करेगी, वो मेंटेन करेगी, और जब एनवायरनमेंट थोड़ा बदलेगा तो फिर से वो लोग वापस ग्रो करेंगे। तो स्टे इन्वेस्टेड इन गुड। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मेरी तो राय रही है कि आप बी इन्वेस्टेड, क्योंकि क्या होता है, ये अप्स एंड डाउन मार्केट में आना बहुत कॉमन बात है। अब जो दौर से हम गुजर रहे हैं, तो वो दौर भी 6 महीने 1 साल में खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये मार्केट में करेक्शन आ रहा है, अच्छे स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो आप एडवाइस लेकर उसमें निवेश कर सकते हो। अभी ऐसा लग रहा है इंडेक्स इंडेक्स भी ज्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का व्यू आया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं आ रहा है हमारे पास, एक्सपोर्ट्स हमारे हैमर हुए हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इन्वेस्टर कहाँ लगाएगा पैसा। मैं कहता और हूँ ना, अगर देखिए, रिटर्न जैसे कि रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कि 10 से 15% रिटर्न आएगा, तो 50-100% की बात कर रहे हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर में हैवी एप्रिसिएशन आ गया है पहले ही। तो अभी सब जगह देखें तो रेड सिग्नल हुआ पड़ा है। सेठी जी, खतरे ये जो खतरा आपने है। कहा ना, नहीं, ये जो आपने कहा ना, इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ लोगों को, और ये मेरा अपना मानना है कि जब मार्केट में बहुत ही अनसर्टेनिटी बढ़ गई हो, और इकोनॉमी में भी बहुत सारी चैलेंजेस जब आके खड़ी हो ना, तो उस समय पे छोटे इन्वेस्टरों खास करके अपना पैसा संभाल कर रखना चाहिए। संभालने के लिए क्या होता है
कि यू पुट अ मनी इन अ सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो डेट इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, आप गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट लीजिए, कॉर्पोरेट के डेट इंस्ट्रूमेंट लीजिए, अच्छे कंपनी के बॉन्ड लीजिए, डिबेंचर्स लीजिए। अभी आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। मेरा खुद का ये कहना है कि 2026 में मोस्ट ऑफ द एसेट क्लास जो होगा वो आपको रिटर्न 12% के आसपास ही देगा। कोई बड़ा रिटर्न इस साल मिलने वाला नहीं है, जिस प्रकार की सिचुएशन में देख रहा हूँ। बुलियन का आपने बताया, तो बुलियन का हमने देखा पिछले कई दिनों में, मैं तो ये कहूंगा नॉट इवन मंथ, शायद एक 15-20 दिन 25 दिन में भी अगर आप डेटा निकाल कर देखोगे ना, तो एक्सेप्शनली, जैसे हम एक्सेप्शन ही कह सकते हैं, उस तरह से बुलियन के रेट बढ़े हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बुलियन भी अभी जिस प्रकार जो प्राइसेस पे चल रहा है ना, छोटे इन्वेस्टर के ये पहुंच के बाहर है। तो उनको यह फिर क्या होगा कि जब मौका मिलता है तो ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ वगैरह है, उसमें उनको निवेश करना चाहिए। लेकिन अभी ये उम्मीद कोई ना करे कि आज मैं गोल्ड ले रहा हूँ, सिल्वर ले रहा हूँ, तो जैसे पिछले साल में 60%, 70%, 80% रिटर्न मिला, वैसा रिटर्न मिलेगा। डबल हो गया। हाँ, तो वो ये उम्मीद से इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्टर को तो एनी एसेट क्लास, रियल एस्टेट लीजिए, बुलियंस लीजिए, इक्विटी लीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और एक रिजनेबली डिसेंट रिटर्न जिसे हम कहते हैं, मैं मानता हूँ 12% से 15% बहुत अच्छा रिटर्न है आज की स्थिति में। तो उस प्रकार के एसेट और क्लास में अपना आना लालच चाहिए। कम कीजिए कमलेश जी, अपना लालच कम कीजिए, ये भी बोलना पड़ेगा इन्वेस्टरों को। देखिए सर, आप तो मार्केट के बहुत पुराने, मेरे से भी शायद पुराने मार्केट के अनुभवी, मैं कहूँगा विश्लेषक है, प्लेयर्स है। तो स्टॉक मार्केट ऑलवेज रन्स ऑन द थियोरी ऑफ ग्रीड एंड फियर। अब जब तेजी होती है तो बहुत ग्रीड बढ़ती है लोगों की, जब रिसेशन आता है तो फियर बढ़ जाता है। ये दोनों से बचे कैसे? तो बचने का एक ही उपाय है, मैंने जो कहा, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, लंबे समय के लिए निवेश करें, रोज के रोज प्राइस ना देखें, डेली के बनाव घटनाएं जो बनती है दुनिया में, क्योंकि कोई भी स्थिति हमेशा स्थिर नहीं होती, कायम ही नहीं होती। आज जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, अगले 6 महीने के बाद सेकंड हाफ में आपको शायद इससे बेहतर दिखे। तो मैं तो ये इस प्रकार की सोच रखता हूँ कि अगर 2026 का सेकंड हाफ जुलाई से दिसंबर होगा, मान लीजिए कि हमारा एफटीए का साइन होता है, यूएस की पॉलिसीज भी कुछ बदलाव आती है, जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होते हैं, तो सेकंड हाफ विल बी मच मच बेटर देन व्हाट वी विल सी इन दिस। पर मैं फिर से कहूंगा 12 से 15% रिटर्न इज अ डिसेंट रिटर्न। तो इन्वेस्टर्सों को थोड़ा संभल कर, और सर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि ग्रीड में मत जाइए, क्योंकि जैसे ही ग्रीड में आप जाओगे यू मे लूज योर कैपिटल एज वेल। और दूसरा एक खबर जो और अच्छी आई है वो ये है कि शिप वालों ने शिप बंद नहीं किया है, शिप रिकॉर्ड हुआ है पिछले महीने। तो ये सॉरी। शिप का जो रिकॉर्ड होना और शिप हाँ, का इन्वेस्टमेंट बढ़ना, ये बड़े अच्छे लक्षण है। अभी यस लोग 12% डेफिनेटली। पे भी खुश हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बैंक 6-7% क्योंकि देता है, उससे अच्छा तो शिप में वही मिल कह रहा हूँ जाएगा मैं, इनको। सबसे सेफ जिसे हम बैंक एफडी कहते हैं, तो बैंक एफडी भी आपको 7% के आसपास ही दे रही है। तो उस तरह से जब आप मार्केट के बाकी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो और अगर वो आपको 12-14% रिटर्न देती है, तो वो अच्छा है। पर मेरी मेरी तो राय यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में कुछ एसआईपी रूट से कुछ पैसा लगा रहे हो, तो मैं तो कहूँगा एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए किसी को। कंटिन्यू योर एसआईपी। आप अगर कोई स्टॉक लेके बैठे उसमें भी करें, और आगे क्या करना है, और खरीदना चाहिए, होल्ड करना है, बेचना है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इसी यही एक समय होता है कि जब आपको उनकी एडवाइस से ही काम करने से आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे और मिनिमम पे रिटर्न आपको मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि ऐसे समय में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लानर की सलाह लेके ही काम कीजिए। जी बिल्कुल सही। हम भी हमेशा यही कहते हैं अपने दर्शकों को कि टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस, और एक एनालिसिस अपनी तरफ से भी खुद करना है और फिर इन्वेस्ट करना है। इट इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो सर थैंक यू सो मच कमलेश जी आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सेठी सर, नमस्ते। थैंक यू।